नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को समझ गए, अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए, आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर, और चौथा नंबर लिखेंगे क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा, उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 उदाहरण पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित रूप से है और उन्हें फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। प्रश्न है कि एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना करें। एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना करें यानी अंतर बताइए, दोनों के बारे में बात को लिखिए। तो देखिए दोनों में अंतर कैसे करना है, आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, उत्तर दे करके यहाँ पे लिखिएगा कि एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इधर एमीटर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इधर लिख दीजिएगा आप वोल्टमीटर जैसे इधर लिखा हुआ है, वो बीच में इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद इधर आप 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर क्या करता है, यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अब आ जाएंगे वोल्टमीटर में 1 नंबर दे करके लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर में 1 नंबर देकर के लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। अब देखिए आ जाएंगे एमीटर में, और इसमें नंबर 2 देकर के लिखेंगे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आ जाएंगे अब वोल्टमीटर में 2 नंबर देंगे और लिखेंगे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां तक समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा तीसरा नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित किया जाता है। और वोल्टमीटर में लिख दीजिएगा इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित किया जाता है। तो हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, यानी हमारे शरीर में ब्लड यानी खून क्या काम करते हैं। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रक्त
यानी रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें। प्रश्न पूछा जाएगा रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें, यानी कि रक्त का कार्य लिखें। तो देखिए रक्त का कार्य क्या होता है, अच्छे से समझिए। रक्त क्या करता है हमारे शरीर में? देखिए 1 नंबर, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। शरीर के विभिन्न भागों में करता है, समझिए। यानी रक्त यानी खून जो हमारे शरीर में, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद उसमें जो भी विटामिन एनर्जी प्राप्त होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि, हम लोग के शरीर में अंदर से बहुत सारे हार्मोन ग्रंथि स्रावित करता है, यानी कि स्रवता है। तो हार्मोन का परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो परिवहन शरीर के विभिन्न सभी विभिन्न अंगों में क्या करता है? भागों में करता है, यानी कि परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। तो रक्त का काम है कि सारा विटामिन को विभिन्न अंग तक पहुंचाना, यानी कि सभी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब, 2 नंबर में क्या लिखिएगा? शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला नंबर रक्त के कार्य में पहला नंबर में क्या लिखे? रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है, विभिन्न अंगों में करता है या भागों में करता है, बात एक ही है। और दूसरा नंबर लिखिएगा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो खून हमारे शरीर में क्या करता है? हमारा शरीर का तापमान क्या करता है? एक समान बनाए रखता है। और तीसरा नंबर देखिए, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा कि रक्त जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो रक्त का देखिए कितना कार्य हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर में है कि यह शरीर में विभिन्न क्रियाओं में बने उत्सर्ज पदार्थ को निकालने में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो खाना खाएं उसका जो विटामिन, जो रस स्रावित अंतःग्रंथि से हुआ, उसे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाया रक्त। उसके बाद हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस को बहुत सारे कोशिका के अंदर ये, यानी कि समझिए एक ब्लड का जो खून होता है वह पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में 23 सेकंड लगाता है, और उसी दौरान वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है, जैसे कि विटामिन हो गया, ऑक्सीजन यानी हवा हो गया, और मतलब जो हम लोग सांस निकालते हैं फिर जो छोड़ते हैं उसे भी वह मतलब CO2 को निकालने में भी मदद करता है। और यह क्या करता है? हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित होता है, जैसे पेशाब या बाथरूम जाना, ये सभी क्रियाओं को भी रक्त यानी कि खून का ही काम होता है। अगला देखिए 5वां नंबर, प्लेटलेटिक्स रक्त को बहने से बचाता है, ठीक है। तीसरा देखिए सबसे लास्ट 5वां नंबर को पढ़िए, कर है रक्त जो है, रक्त में मौजूद WBC, यानी कि WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कण होता है। और RBC क्या होता है? लाल रक्त कण। RBC क्या होता है? लाल रक्त कण होता है। WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कण होता है। तो देखिए रक्त में ही WBC यानी श्वेत रक्त शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में रक्त जो निकलता है, कौन सा रक्त निकलता है? उजला टाइप का रक्त निकलता है। अगर आपको कोई खोच लग जाए, कुछ भी हो जाए शरीर के, सबसे पहले उजला टाइप का रक्त निकलता है, जिसे हम WBC कहते हैं। और वही हमारे शरीर में अन्य वायरस कीटाणु से जो भी आकर के हम लोग को, जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया, कोई मच्छर काट लिया, तो वह सभी पहले वही रक्त लड़ता है, यानी कि वह हम लोग के शरीर का क्या है? कवच है। कौन? श्वेत रक्त कण। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर क्या है? लिखें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो इस तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस।
तो उत्तल लेंस में 1 नंबर दे करके लिखना है, इसकी क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस इधर 1 नंबर दे दीजिएगा और लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और फिर लिखिएगा इसमें अवतल लेंस में इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, और देखिए इधर 3 नंबर में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें अवतल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, लिखना है उत्तर में, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। इधर लिखना है उत्तल लेंस और इधर लिखना है अवतल लेंस। अब देखिए इधर 1 नंबर दे करके लिखना है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। फिर अवतल लेंस में 1 नंबर देना है और लिखना है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी उल्टा हो रहा है। इसमें लिखिएगा 2 नंबर दे करके उत्तल लेंस में इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 नंबर दे करके। अब फिर 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह का प्रश्न कई बार पूछे गया और पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में साइंस में ये अधिकतर बार प्रश्न पूछे गए हैं। धातु एवं अधातु में अंतर। धातु एवं अधातु में अंतर क्या है, यह आपको प्रश्न में पूछेगा। धातु और अधातु में 5 अंतर लिखिए, जिसमें 3 भौतिकी और 2 रासायनिक गुण को लिखें। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक में विज्ञान में आ सकता है। तो देखिए लिखना किस प्रकार है, धातु एवं अधातु का अंतर। ठीक है, इधर आपको धातु लिखना है, इधर अधातु लिखना है। तो आप अच्छे से समझिए भौतिकी। और देखिए धातु जो है कि विद्युत और ताप का सुचालक होते हैं। पहला नंबर क्या लिखिएगा, धातु विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। और फिर उसी में अधातु जो होता है दोस्तों उसका उल्टा। तो उल्टा क्या लिखिएगा, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं कौन, अधातु। और धातु क्या होते हैं, विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, धातु तन्य और आघातवर्धीय होता है। धातु को जब आप पीटिएगा तो वह लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है, वो क्या होगा, तन्य होगा। लेकिन वो धातु को जब आप पीटिएगा हथौड़ा से वह टूट जाएगा, वह लंबा या बिखरेगा नहीं, टूट जाएगा। तो धातु क्या होता है, धातु तन्य होता है और वो धातु भांगर होता है। ठीक है, यानी कि वह भांग जाएगा। अब तीसरा देखिए, इसमें धात्विक चमक होती है, यानी कि धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, और वो धातु में क्या होता है, इनमें चमक नहीं होती है, वो धातु में चमक नहीं होती है। आगे देखिए, अब रासायनिक में है क्या, देखिए धातु जो है कि धातु में इलेक्ट्रॉन खोने की है प्रवृत्ति। धातु में क्या है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है। और वो धातु में क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति है। यानी कि वो धातु इलेक्ट्रॉन पाता है और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। अब 2 नंबर देखिए, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्मीय होते हैं। ठीक है, और वो धातु क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जस्ट उल्टा हो रहा है। अब देखिए आगे इसी में देखिए, यह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यानी कि धातु जल में घुलकर क्या बनाते हैं,
क्षारीय बनाते हैं और वो धातु क्या करते हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। धातु क्षारीय बनाते हैं और वो धातु अम्ल बनाते हैं। अब देखिए जैसे आप ले सकते हैं उदाहरण Na2O प्लस H2O, तो क्या बना रही है, 2NaOH बना रहा है, यानी कि क्या बना रहा है, धातु। तो ये क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड क्षार बना रहा है। अब देखिए CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है मिलके दोनों, H2CO3, यानी वो धातु ऑक्साइड अम्ल बना रहा है। तो एक बार दोस्तों आप लीजिए, आप बढ़िया से अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। प्रश्न है कि आपका अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख रहे हैं कि खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो इधर खनिज रखे हैं, इधर अयस्क रखे हैं। तो देखिए 1 नंबर खनिज में देना है और लिखना है इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। यानी कि इन प्राकृतिक यानी खनिज पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और अयस्क में लिखना है जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती है उन्हें खनिज को अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क क्या होता है, जिस खनिज में से धातुएं लाभदायक, जो लाभ उठाने वाला धातु पाया जाता है, लाभ उठाने वाला धातु तथा सुविधापूर्वक यानी कि अच्छे तरीके से प्राप्त किया जाए, सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क का समझ गए दोनों में, खनिज और अयस्क। अब दूसरा नंबर में लिखिएगा खनिज में कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। अब अयस्क में लिखिएगा 2 नंबर दे करके सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन खनिज में क्या होता है, कुछ में पर्याप्त होती है कुछ में कम होती है खनिज में, और अयस्क में पर्याप्त मात्रा में ही होता है। अगला देखिए 3 नंबर लिखिएगा खनिज में कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। खनिज में लिखिएगा 3 नंबर दे करके कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातुओं के निष्कर्षण में बाधा डालती है। 3 नंबर लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। अयस्क में लिखिएगा 3 नंबर दे करके अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां पदार्थ नहीं होती है। प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे और लिखिएगा यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरे तरफ लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी। अब दोनों में अंतर जो लिखेंगे इधर 1 नंबर देकर के लिखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और उसमें लिखेंगे इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और इसमें लिखेंगे इनमें आवर्तों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर जो है। 1 नंबर में क्या अंतर देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों
को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है और इसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो दोनों में अंतर एक बता दिया। अब अगले अंतर की ओर देखिए, अब लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के गुण धर्म में समानता एवं भिन्नता के लिए कोई मापदंड नहीं है। अब आधुनिक आवर्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। समझ गए। अगला देखिए 3 नंबर दे करके लिखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी से रासायनिक आवर्तता की कोई स्पष्ट व्याख्या करने में सफल नहीं है। तीसरा नंबर में लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी रासायनिक आवर्त की स्पष्ट व्याख्या करता है। समझ गए। अब चौथा नंबर में लिखिएगा, इस आवर्त सारणी में कई की अनियमितताएं जैसे समस्थानिकों का स्थान, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में गलत क्रमांक। और चौथा नंबर में लिखिएगा, मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में इस सभी त्रुटियों को दूर किया गया है। 5वां नंबर में लिखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसे कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। 5वां नंबर इधर लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्पष्ट वर्गीकरण जैसे सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व एवं उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग रखा गया है। 6ठा नंबर में लिखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से व्यवस्थित से तत्वों को समझाना एवं समझ एवं करने के कठिन होती है। और आधुनिक में लिखिएगा, इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से तत्वों को समझना एवं व्यवस्थित करने में आसानी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। हो सके तो इसे आप एक बार कॉपी में उतार लें और आप एक बार जरूर घर में पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इस तरह का प्रश्न दोस्तों आएगा ही आएगा।